नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ADHD के बारे में, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। यह एक प्रकार का न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कि सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। और इस बिहेवियर के बारे में, इस डिसऑर्डर के बारे में बात करने के साथ साथ उसके कारणों और उसके लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह एक प्रकार का न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि बच्चे इम्पल्सिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या फॉरगेटफुल हो जाते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार अगर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को एडीएचडी की समस्या हो। एडीएचडी को डायग्नोस करना बहुत ही आसान नहीं है। इसको पीडियाट्रिशियन या आपका जो फिजिशियन है वो देखकर उसके काफी सारे लक्षणों को जज करके और इसको डिसाइड करता है कि यह एडीएचडी है या नहीं है, या किसी प्रकार की कोई क्यूरियस बिहेवियर है बच्चे का। इन दोनों में डिफरेंस जो है देखकर ही पता लगाया जा सकता है, प्रॉपरली डायग्नोस करके जज करके ही पता लगाया जा सकता है। बेसिक तौर पर देखा जाए तो एडीएचडी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एडीएचडी में उन बच्चों को रखा जाता है जिनको कि किसी प्रकार का दूसरा कोई डिसऑर्डर या बीमारी नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ एडीएचडी की ही समस्या है। दूसरे जो सेकेंडरी टाइप के बच्चे होते हैं या सेकेंडरी एडीएचडी के जो पेशेंट्स होते हैं, वह उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको कि अंडरलाइन कोई कॉज हो, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो, ऑटिज्म हो या और कोई प्रकार का डिसऑर्डर हो या और किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जिसकी वजह से उनको एडीएचडी के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एडीएचडी को क्लासिफाई सिम्टम्स के आधार पे किया जाता है, लक्षणों के आधार पे किया जाता है। सबसे पहले वो बच्चे होते हैं जो कि इम्पल्सिव हाइपर एक्टिविटी के साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, जो कि एक जगह पर टिकते नहीं हो, इस प्रकार का अगर बिहेवियर देखने को मिलता है तो उनको इन फर्स्ट कैटेगरी वाले एडीएचडी के केसेस में रखा जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन टाइप है वो है फॉरगेटफुल या इनअटेंटिव। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हाइपर एक्टिविटी नहीं होती लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ इनअटेंटिवनेस यानी एकाग्रता की कमी देखने को मिलती है। फॉरगेटफुल होते हैं, चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं, किसी बातों को, किसी काम को करना भूल जाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है, उनको इस सेकेंड टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरे टाइप के होते हैं जिनको मिक्स टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है, इनअटेंटिवनेस और हाइपर एक्टिविटी दोनों ही देखने को मिलता है। एडीएचडी के कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक, यानी कि हेरिडिटरी इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरा जो कारण है, अगर गर्भवती माताओं ने अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इंटेक किया है या इस प्रकार की अगर कोई गलती करी है तो बहुत ज़्यादा इंटेक की वजह से इस प्रकार के लक्षण बच्चों में देखने को मिलना स्वाभाविक है। तीसरा जो कारण होता है कि अगर बच्चे का वेट कम है ड्यूरिंग बर्थ, LBW जिसको बोला जाता है, लो बर्थ वेट बोला जाता है, अगर इस प्रकार की समस्या है तो भी आपको एडीएचडी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके ब्रेन में आपको विशेष प्रकार का केमिकल जो कि डोपामिन या नॉरएपिनेफ्रॉन दोनों ही अगर कम है तो ऐसी कंडीशन में भी एडीएचडी की पॉसिबिलिटी रहती है। लेड पॉइजनिंग के केस में भी एडीएचडी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट कारण है वो है कि अगर बच्चे को डिलीवरी के टाइम में किसी प्रकार की चोट पहुंची है, किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एडीएचडी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। रफली अगर लक्षणों के बारे में बात करें, डायग्नोसिस पार्ट को छोड़ दें, तो जो मोटा मोटी आपको लक्षण देखने को मिलेंगे वो लक्षण ये होते हैं कि बच्चा इनअटेंटिव होता है, किसी बात पे ध्यान नहीं देता, एकाग्रता की कमी होती है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता, कोई ना कोई टास्क करता रहता है, जो काम आप देते हैं वो नहीं करके वो किसी दूसरे काम में मन लगा लेता है, खेलता रहता है, अननेसेसरी कुछ चीज़ें करता रहता है,
नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा, बच्चे की जो बिहेवियर में एक और चेंज देखने को मिलता है कि बच्चा फॉरगेटफुल है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट है। बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाता। वायलेंट बिहेवियर भी कई बार बच्चे करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को फेंक देना, तोड़ देना, या बार बार इंटरप्ट करना, बार बार आपको परेशान करना। बच्चा क्लिनिक में घुसता है तभी बच्चे को देखने से ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि बच्चा एडीएचडी का हो सकता है, क्योंकि बच्चे को जब भी बैठने के लिए बोला जाता है बच्चा एक जगह नहीं बैठता। आप रूटीन लाइफ में भी देखेंगे कि बच्चे को जब एक जगह बैठने को बोला जाए एडीएचडी के, तो वो नहीं बैठता, वो इधर उधर भागता रहेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, या आपको बिल्कुल ही पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इस प्रकार का व्यवहार अगर देखने को मिल रहा है तो बच्चा हो सकता है कि एडीएचडी का केस। एडीएचडी को सिम्टम्स के बेस पे डायग्नोस किया जाता है। किन किन प्रकार के लक्षण, किस प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पे आपके पीडियाट्रिशियन या आपका जो फिजिशियन है वो एडीएचडी को डिक्लेयर करता है। अगर 9 प्रकार के लक्षण जो कि हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड है और 9 प्रकार के लक्षण जो कि इनअटेंटिवनेस से रिलेटेड है, उन दोनों में से अगर 6-6 प्रकार के लक्षण दोनों में से मैच करते हैं, दोनों कैटेगरीज में से, तो ही एडीएचडी को डिक्लेयर किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपर एक्टिविटी के रिगार्डिंग किस प्रकार के 9 लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। बच्चा जो है वो एक जगह पे नहीं बैठता है। दूसरा, बच्चा जो है वो हाथों को, पाँवों को कंटिन्यूअस मूवमेंट में रखता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकता। तीसरा जो सिम्टम है वो बच्चा जो है दौड़ता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करने लगता है। चौथा जो लक्षण है वो है बच्चा एक जगह पर शांत बैठकर खेल नहीं सकता। किसी प्रकार का कोई गेम आप उसको दे देंगे, कोई एक्टिविटी, कोई टास्क दे देंगे कि आप एक जगह पे बैठ के खेलिए, तो वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा, वो बिल्कुल ही एक जगह पे बैठने में समर्थ नहीं होता है। अगला जो लक्षण देखने को मिलता है, बच्चा ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई मोटर या कोई सेल लगा हुआ हो बच्चे में, कि वो उसकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती है। बच्चा कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। इस प्रकार का लक्षण भी इनमें देखने को मिलता है। बच्चा बातें बहुत ज़्यादा करता है, एक्सेसिवली टॉक करता है, इधर उधर की सवाल जवाब बहुत करता है। हालांकि इस प्रकार के लक्षण आपको क्यूरियस बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनमें बाकी जो लक्षण एडीएचडी से रिलेटेड है वो नहीं देखने को मिलते, तो आप उनको इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला जो लक्षण होता है कि बच्चा क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है, सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करता है। बच्चा अपनी बारी का इंतजार नहीं करता, वेट नहीं कर सकता, उसको क्यू में रखने को अगर बोला जाए तो वो क्यू में नहीं रह सकता, डिसऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, ऑर्गेनाइज वे में वो काम नहीं कर पाता है। बच्चा दूसरों को इंटरप्ट बहुत करता है, कोई ना कोई कामकाज कोई कर रहा है या किसी काम में आप व्यस्त हैं तो आपको वो इंटरप्ट बहुत ज़्यादा करेगा, आपकी चीज़ें लेके भाग जाएगा, उनको इधर उधर फेंक देगा। तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। इस प्रकार के 9 लक्षण देखने को मिलते हैं। इनमें से अगर 6 लक्षण मैच करते हैं तो बच्चे को एडीएचडी डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है इनअटेंटिवनेस की। उसके अंदर भी 9 लक्षण देखने को मिलते हैं। उनमें से अगर 6 लक्षण मैच होते हैं तो बच्चे को एडीएचडी में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये 9 लक्षण क्या है उनके बारे में बात। इनअटेंटिवनेस में सबसे पहला लक्षण है कि बच्चा केयरलेस होता है, केयरलेस टाइप की मिस्टेक्स करता रहता है। बच्चा कोई भी चीज़ को कहीं भी भूल के आ जाता है, छोड़ के आ जाता है और इस प्रकार का बिहेव करता है। बच्चा क्लासरूम में जब बैठता है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बच्चा किसी से बात कर रहा है तो उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बच्चा डिसऑर्गेनाइज वे में काम करता है। बच्चे को अगर ऑर्गेनाइज वे में 2 से 3 टास्क दे दिए जाए कि बच्चे को फर्स्ट बेटा ये काम करना है, सेकंड ये करना है और थर्ड प्रायोरिटी पे आपको ये करना है, तो बच्चा उनको एक वे में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके में नहीं कर पाएगा। कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, और हो सकता है वो तीनों ही टास्क छोड़ के कोई चौथा टास्क अपने मर्जी से कुछ और करने लग जाए। इस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है। बच्चा मेंटल एफर्ट्स जो है जहाँ पे करने होते हैं वहाँ पर नहीं करके दूसरी जगह पे अपना ध्यान लगाता है। बच्चा अपना फोकस बहुत जल्दी लूज कर देता है, किसी भी काम में वो फोकस नहीं कर पाता है।
अगला जो लक्षण है कि बच्चा चीज़ें गुम करता है, चीज़ों को भूल के आ जाता है, गुमा देता है, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जैसे बच्चे एक आध बार कभी पेंसिल, शार्पनर या अपने से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्कूल में या कहीं पे भूल के आ जाते हैं। ये बच्चे डेली आपको इस प्रकार की कंप्लेन के साथ में देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट वो दूसरे तीसरे दिन आपको इस प्रकार की कंप्लेन लेके आ जाएंगे कि मैंने आज ये चीज़ वहाँ गुम कर दी, या ये चीज़ वहाँ मैं भूल गया, या छोड़ के आ गया, याद नहीं रहा। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, ध्यान उसका एक जगह पे नहीं लगता, बार बार ध्यान भटकता रहता है, किसी भी एक चीज़ पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। बच्चा फॉरगेटफुल होता है, चीज़ों को भूल जाता है, बातों को भूल जाता है, किसी चीज़ को, किसी टास्क को वो करते करते भूल जाता है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में या किसी एक सिस्टमेटिक वे में उसको करना था और वो उसको भूल गया है। इस प्रकार का लक्षण भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। बच्चा अगर इन दोनों कैटेगरीज, इन अटेंटिवनेस में से और हाइपर एक्टिविटी, दोनों कैटेगरीज में से 9 लक्षण जो मैंने बताए, 9 सिम्टम्स जो मैंने बताए, इनमें से अगर 6 लक्षण 6 सिम्टम्स से मैच करता है तो वो एडीएचडी का बच्चा हो सकता है। अगर यह बिहेवियर बच्चे का तीनों ही प्लेन में सेम हो, यानी कि बच्चे का स्कूल में भी वैसा ही व्यवहार हो, घर पे भी वैसा ही व्यवहार हो, और सोशल गैदरिंग में, सामाजिक तौर पे कहीं पे आप जा रहे हैं, किसी खाने में, किसी पार्टी में, वहाँ पर भी वैसा ही सेम व्यवहार करता हो, तीनों ही जगह पे इक्वल बिहेवियर हो इसी टाइप का, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि बच्चे को एडीएचडी की समस्या है। आगे हम बात करेंगे एडीएचडी में ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग करना, विशेष करके बच्चे की और बच्चे के माता पिता दोनों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को ये बात प्रॉपरली क्लियर करना ज़रूरी है कि बच्चे को इस प्रकार के लक्षण हैं और बच्चे को किस प्रकार से टैकल करना है, ताकि बच्चा एकदम से डर ना जाए, बच्चा किसी प्रकार से डिमोरलाइज ना हो जाए, और बच्चे को किस प्रकार से आप टैकल कर सकते हैं, उससे व्यवहार कर सकते हैं, उसके बारे में भी माता पिता को काउंसिल करना ज़रूरी है। साथ ही साथ बच्चे को भी काउंसिल करना ज़रूरी है कि बच्चे को इस प्रकार के लक्षण जो आ रहे हैं तो वो किस सीवियरिटी के साथ आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को काउंसिल करना ज़रूरी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं आपको मदद कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है टेरेंटुला हिस्पैनिका 30। टेरेंटुला 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ऐसे बच्चों को ठीक करने में मदद करती है जो बच्चे हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है। इस प्रकार के बच्चों के जो लक्षण देखने को मिलते हैं एडीएचडी के केस में, या इस कैटेगरी की जो एडीएचडी के बच्चे हैं उनमें यह दवा अच्छा काम करती है। तो इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार कंटिन्यू कुछ महीनों तक देना है। दूसरी जो दवा है वो है बेराइटाकार्ब 30। बेराइटाकार्ब 30 एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो कि बच्चों और बुजुर्गों में अच्छा काम करती है, लेकिन जब यहाँ हम बात बच्चों की कर रहे हैं तो बच्चों में एक विशेष प्रकार का बिहेवियर आप देखते हैं कि इनअटेंटिवनेस है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, एकाग्रता की कमी है, बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा है। बच्चा किसी चीज़ पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहा है, बच्चा किसी एक जगह पर बैठकर एक ही काम कंटिन्यूअसली करता जा रहा है और बार बार उसी काम को रिपीट कर रहा है। कोई गेम खेल रहा है तो कंटिन्यू उसी गेम को खेले जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण देखने को मिले और साथ में बच्चे में आपको फोकस की कमी यानी अटेंशन की कमी देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन में बेराइटाकार्ब आपको मदद कर सकती है। बेराइटाकार्ब का आपको 30 पावर में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। इसको भी आप कुछ महीनों तक देंगे तभी आपको बिहेवियर में या व्यवहार में फर्क देखने को मिलेगा। तीसरे टाइप का जो मेडिसिन है जो कि तीसरे टाइप की कैटेगरी में अच्छा काम करता है वो है कैमोमिला 1M। कैमोमिला 1M ऐसे बच्चों को देना उचित है जिन बच्चों को दोनों टाइप के व्यवहार देखने को मिले, दोनों टाइप के मिक्स व्यवहार देखने को मिले, जो कि एक क्लासिकल एडीएचडी के केस में देखने को मिलता है। बच्चे की इनअटेंटिवनेस भी है, साथ ही साथ बच्चा इम्पल्सिव भी है, बच्चे का व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बच्चा चीज़ों को तोड़ता है, फेंकता है, इधर उधर भागता रहता है, हाइपर एक्टिव है, और साथ में इनअटेंटिवनेस क्लासरूम में या जहाँ पे बच्चे को फोकस करना चाहिए वहाँ पर फोकस नहीं करता है। इन दोनों प्रकार के लक्षण जहाँ पर मिलते हो
ऐसी कंडीशन में कैमोमिला 1M का उपयोग किया जा सकता है। कैमोमिला 1M का आपको 2 बूंद हफ्ते में 1 बार देना है बच्चे को, और इसको कंटिन्यू आपको 3 से 4 महीने, हो सकता है कि आपको रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग जाए तो आप 6 महीने तक भी इसको कंटिन्यू दे सकते हैं। इससे आपको बच्चे के व्यवहार में बिल्कुल ही परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चे का व्यवहार एकदम सुधर जाता है। ये तीनों मेडिसिन का उपयोग आपको एक साथ नहीं करना है। जैसा केस हो, जैसा बच्चे का बिहेवियर हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बेटर रहेगा, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से एक बार ज़रूर मिल लें और उनको दिखाकर ही आप दवा का चयन करवाएं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके बच्चे के लिए। मेरे द्वारा दी गई यह ADHD के बारे में जानकारी और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।